तो हम आज ये पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ औद्योगिक क्रांति के बाद, है ना। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया तो क्या क्या हो गया ये तो आपको मालूम पड़ गया कि इंग्लैंड में ही क्यों हुआ था, सारे रीजंस आपको मालूम पड़ गए। अब हुआ कि क्या हुआ, क्या चेंजेस आए हमारी सोशल लाइफ में, क्योंकि कोई भी चीज होती है ना, कोई भी क्रांति हो, कोई भी रेवोल्यूशन हो, तो उस फील्ड में कोई ना कोई चेंज होता है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो आज हम क्या हो गए, अनाज फूड ग्रेन्स के लिए में हम इंडिपेंडेंट हो गए। अब हमें किसी कंट्री से भीख नहीं मांगनी पड़ती है, बल्कि हमें क्या करते हैं हम लोग, अपना अनाज बल्कि दूसरी कंट्रीज को दे देते, फ्री में दे देते। एक टाइम ऐसा था कि हमारे यहाँ पर हमें अमेरिका से, रशिया से अनाज मंगाना पड़ता था। जब चीन पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि हमारा अनाज आना बंद हो गया था, अमेरिका ने देना बंद कर दिया था। तो उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि अगर जवान हमारे बॉर्डर की रक्षा करता है तो खेतों में किसान हमारी लिए अनाज उगाता है। तभी उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और फिर उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया और ये कहा गया, ये एम रखा गया कि इंडिया फूड ग्रेन्स के फील्ड में इतनी इंडिपेंडेंट हो जाए कि कभी भी कोई परेशानी उसे झेलनी ना पड़े। और आज हम हो गए कि ये चेंज आया हमारे में, हमारी लाइफ में। पहले हम मांगते थे, अब हम फ्री दे देते, ले जाओ। कहीं भी कोई डिजास्टर आता है तो हम क्या बोलते हैं, इंडिया इतना अनाज फ्री दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस रेवोल्यूशन से हमारे को इस फील्ड में फायदा हुआ। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी कुछ चेंजेस हुए। सबसे पहले लाइफ में क्या चेंज हुआ, लाइफ में चेंज हुआ जिनके पास बहुत सारा धन था, उन्होंने अपना धन इन्वेस्ट किया, जो मनी थी जिनके पास। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो इंग्लैंड के लोग थे उनमें एक चीज थी कि वो जोखिम उठाना चाहते, रिस्क उठा सकते थे, उठाते थे। तो उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया और उसका उनको क्या फायदा हुआ, उन्हें बहुत अधिक प्रॉफिट मिलने लगा। और इससे क्या हुआ कि सेवाएं, ज्ञान, कुशलता, ये सब चीजों में, सर्विसेज, नॉलेज और धन इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बढ़ने लगे। और दूसरी बात क्या हुई इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, जो बहुत ही इमोशनली बात है, फैमिलीज टूटने लगी। लोग घर छोड़ छोड़कर शहरों की तरफ जाने लगे। जो फैमिली थी, जो बॉन्डिंग थी, वो खत्म होने लगी। तो एक चेंज हमारा यहाँ पर आया। दूसरा चेंज हमारा क्या आया कि एक नया सेक्शन डेवलप हो गया। ठीक, एक नया, कौन सा, लेबर। पहले फार्मर ही थे, लेकिन अब लेबर हो गए, जो फैक्ट्रियों में काम करते थे और कई घंटे काम करते थे। इनकी जो लाइफ थी बहुत ही, कह सकते हो, खराब थी। क्योंकि जैसे आज हमारे यहाँ पर लेबर लॉज हैं, उसमें कानून है हमारे यहाँ पर कि 8 आवर्स से ज्यादा आप वर्क नहीं करा सकते। अगर 8 आवर्स से ज्यादा अगर आप वर्क कराएंगे तो ओवर टाइम देना पड़ता है। लेकिन उस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ऐसे कोई भी लॉज नहीं थे। तो जो उद्योगपति थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो इन लेबर से बहुत अधिक काम कराया करते थे। कई 14, 15, 18 घंटे काम कराते थे। क्यों? क्योंकि उनका मेन एम क्या होता था, अधिक काम लो, कम पैसे दो और अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाओ। तो हमारे समाज में, उस समाज में एक नया वर्ग या एक नया सेक्शन डेवलप हुआ, वो था लेबर का। क्लियर? इतना समझ में आया। दूसरा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का औरतें, बच्चे और में क्या प्रभाव पड़ा। औरतों और बच्चों में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, तो औरतें और बच्चे
कहाँ काम करते थे? खेतों में, ठीक है। और वहाँ अपने हिसाब से काम करते थे, अपने माँ बाप के साथ। एक माँ बाप खेत में काम कर रहे हैं और बच्चे भी वहां पर काम कर रहे हैं, ठीक। तो माँ बाप के निगरानी में वो रहते थे, अपने माँ बाप के साथ रहते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और नए नए उद्योग लगाए गए, तो वहां पर थोड़ा सा चेंज आया। क्यों चेंज आया? कि कई ऐसे इंडस्ट्रीज थी जहां पर बच्चों को ज्यादा लगाया जाता था। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती थी, एक बड़ा आदमी उसमें अंदर एंटर नहीं कर पाता था, तो इसलिए वो प्रेफर करते थे कि छोटे छोटे बच्चे इस इंडस्ट्रीज में काम करें, ताकि थोड़ी थोड़ी जगह में वो अंदर घुस सके। तो जो बच्चे पहले खेतों में अपने माँ बाप के साथ काम करते थे, अब वो बच्चे कहाँ ट्रांसफर हो गए? इंडस्ट्री की तरफ ट्रांसफर हो गए, ठीक है। इन बच्चों का क्या होता था कि ये काम करते थे, और इनको सबसे बड़ी बात क्या होती थी, एक बड़े आदमी को अगर हमने लगाया तो उसे फुल क्या देनी पड़ेगी? वेजेस देनी पड़ेगी, मजदूरी देनी पड़ेगी, है ना। और बच्चों को तो बेवकूफ बना के थोड़ी सी मजदूरी दी, काम ज्यादा लिया। तो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, ये क्या करते थे? ज्यादातर प्रेफरेंस करते थे कि औरतें और बच्चों को ही अपनी इंडस्ट्री में लगाएं, क्योंकि ये सस्ते मिल जाते थे और बड़ी बड़ी मशीनों के नीचे से आराम से निकल जाते थे और बड़े अच्छे तरीके से काम करते थे। तो कहा जाता है कि उस टाइम जब ये हुआ था, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे इंडस्ट्रीज में लगे हुए थे। वो भी कितनी कम उम्र के? 9 से कम उम्र के, 9 से 14 साल से कम उम्र के, 9 से और 14 साल के बीच की उम्र के बच्चे इंडस्ट्री में लगे हुए थे। तो हमें लगता है बच्चों का जीवन खराब हो रहा था, पढ़ाई की जगह वो ज्यादा मजदूरी कर रहे थे, और उसके बदले इतनी मेहनत करने के बाद भी इन बच्चों को क्या पूरी वेजेस नहीं मिलती थी, उन्हें पूरी मजदूरी नहीं मिलती थी। और जहां पर ये रहते थे, जिस जगह ये रहते थे, वहां की कंडीशन भी बहुत खराब होती थी। अच्छी कंडीशन नहीं होती थी कि अच्छे कमरे हैं या वहां पर अच्छे तरीके से उनको रहने को जगह मिल रहा है। बहुत ही गंदी कंडीशन होती थी वहां पर। ये रहते थे एटमॉस्फेयर में, इतने गंदे एटमॉस्फेयर में रहते थे कि उनकी हेल्थ भी खराब हो जाया करती थी, हेल्थ इशू हो जाया करता था इन बच्चों को, ठीक है। उसके बाद इनके साथ क्या होता था, इनको डबल डबल शिफ्ट में काम करवाया जाता था, इनको प्रॉपर खाना भी नहीं दिया जाता था, इनको कई घंटे इन बच्चों से काम कराया जाता था। और कई बार ऐसा होता था इन बच्चों को सोने नहीं दिया जाता था, तो नींद आने पर कई बार ये मशीनों में गिर जाते थे और मर जाते थे। तो इस तरीके से इन लोगों की कंडीशन जो कह सकते हो, बहुत ही खराब कंडीशन थी। समझ में आ रहा है? इस औद्योगिक क्रांति ने औरतें और बच्चों की जो जीवन है उसे बहुत ही खराब कर दिया था। हाँ, ये आप कह सकते हो औरतों के हाथों में कुछ पैसे आने लगे थे, वो इंडिपेंडेंट होने लगी थी, लेकिन उन्हें इस पैसे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत काम करना पड़ता था। समझ में आया बच्चों? यहाँ यस मैम। हाँ, इन्हें अब ये लोगों को वेजेस तो बहुत कम मिलते थे, तो इनके रहने की जगह भी बहुत खराब होती थी। गंदी बस्तियों में रहते थे, जहां ना तो सैनिटरी सिस्टम अच्छा होता था, ना पीने का सिस्टम, पानी पीने का सिस्टम अच्छा होता था। बहुत ही कंजेस्टेड एरिया में रहते थे। इनकी हालत कह सकते हो बद से बदतर, यानी लो एंड लो होती जा रही थी, ठीक है। समझ में आ गया? अब आता है नेक्स्ट चीज हमारे यहाँ पर। आप इधर देखिए अपने बुक में कि 28% मजदूरों ने वहां विरोध। तो जब इस तरीके से मजदूरों के साथ शोषण हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, मजदूरों का भी, औरतों का भी, बच्चों का भी, तो इससे क्या हुआ, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद, कई सालों बाद
इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ काम के घंटे तो निश्चित किए जाए, कुछ कानून तो बनाए जाए, ये जो मनमानी कर रहे हैं उद्योगपति, ये कुछ तो चेंजेस करें। उसी वक्त जब ये चीज इंग्लैंड में चल रही थी, उसी वक्त फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी। आपने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा है ना? पढ़ा है? यस मैम। उसमें उसने 3 मंत्र दिए थे। क्या 3 मंत्र दिए थे? पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को 3 इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने दी थी। वो कौन सी 3 इंपॉर्टेंट बातें थी बताइए? मैम लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। हाँ, समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता, है ना? सब फ्री है, कोई किसी का गुलाम नहीं है, सब इक्वल है, इक्वलिटी, सब इक्वल है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है ना? सब भाई बंधु है। ये 3 मंत्र यहाँ पर भी आए, तो उन लोगों ने भी डिमांड करना शुरू किया कि कुछ कानून बनाए जाए जिनसे हमारा शोषण कम हो सके। लेकिन ब्रिटेन उस वक्त जो था वो कोई भी सुधार करने के मूड में नहीं था। तब उसने 2 कानून पास किए जिसे जुर्मा अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जुर्मा, ट्विंस। क्या कहते हैं? ट्विंस, जुर्मा अधिनियम। ये 2 कानून एक साथ पारित किए गए, बनाए गए, ठीक है। इन नियमों में क्या था, इन कानूनों में, इन अधिनियमों में क्या था? इन्होंने कह दिया कि कोई भी संगठन बनाना गैर कानूनी है, कोई मजदूर संगठन नहीं बनेंगे, ठीक। जो ये लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे कि, और उन्होंने कहा इस तरीके का कोई संगठन नहीं बनेगा, लोग कोई भी स्पीच नहीं देंगे, कोई भाषण नहीं देंगे, कोई रिटर्न मतलब जैसे लेखन कार्य कहते हैं ना, कोई लेखन कार्य नहीं करेगा जिससे सरकार के विरुद्ध कोई काम हो। मतलब सरकार की सीधी सीधी बात कि कोई भी व्यक्ति सरकार की नीतियों का विरोध नहीं करेगा, ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत। बहुत दिनों से यहाँ पर एक और दूसरा उन्होंने कहा कि इस तरीके से 50 से अधिक लोग किसी भी सार्वजनिक पब्लिक प्लेस पर इकट्ठे नहीं होंगे, ठीक है ना। जैसे आजकल हमारे यहाँ पे भी धारा चल जाती है, 144 धारा चला देते, अभी कोविड में भी चल रही है विशाखा। यस मैम। इसमें क्या है बोलिए? मैम इसके अंदर जो 4 लोग हैं वो एक साथ नहीं खड़े हो सकते। हाँ, इकट्ठे मतलब भीड़ नहीं लगा सकते आप, है ना। Yes, कोविड-19 के कारण आप भीड़ नहीं लगा सकते। एक संख्या एक दे रखिए, इस संख्या से ज्यादा आप इकट्ठे नहीं हो सकते। शादी में भी यही कर दिया गया है कि शादी में भी 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। तो इसी तरीके से इन्होंने भी एक जो ट्विंस बिल किया था इन्होंने, उसमें एक बिल में क्या कहा कि आप सरकार की बुराई नहीं कर सकते, स्पीच नहीं दे सकते, उसके लिए कुछ नहीं लिख सकते। दूसरा, आप कोई भी पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो गया ये कि लोकतंत्र तो था ही नहीं, कोई भी अधिकार नहीं है, आप कुछ भी करें, सरकार कोई भी गलत काम करे। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने अपना मूवमेंट नहीं छोड़ा, वो कंटिन्यू मूवमेंट चलाते रहे। किसके अगेंस्ट? इस जो इनके साथ किया जा रहा था, जो एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, जो उनका शोषण किया जा रहा था, उसके अगेंस्ट वो अपना मूवमेंट चलाते रहे। इसके बाद संसद में उसी टाइम एक और काम हुआ। जो बड़े बड़े व्यापारी थे उन्होंने भी एक कानून पारित कर दिया। वो संसद जो थी इंग्लैंड की, उस संसद पर जोर दे रहे थे कि एक लॉ पारित किया जाए जिसे कॉर्न लॉ कहा जाता है।
ठीक, कॉर्न लो मतलब मक्का या अनाज। इस कई बार आ जाते हैं एक नंबर के क्वेश्चन में कॉर्न लो का क्या है। कॉर्न लो में क्या था कि जो इंग्लैंड में पहले बाहर के देशों से जो अनाज आता था बहुत ही चीप सस्ता आता था और अच्छी क्वालिटी का आता था। तो यूरोप इंग्लैंड वालों ने देखा कि इनका जो अनाज है वो महंगा है और इतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं है, तो जिसके कारण क्या होता था, वहां के व्यापारियों को नुकसान होता था। तो उन्होंने संसद में जोर देना शुरू कर दिया, बड़े बड़े लोगों ने, कि ये जो बाहर से अनाज आता है इसे बंद कर दिया जाए। ठीक, इससे क्या हो जाएगा कि जो इनका जैसा भी अनाज है पब्लिक को यहीं से खरीदना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना बात? जब हम बाहर से लेते हैं, आप लोगों ने 10th में ग्लोबलाइजेशन पढ़ा होगा, जब हम ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें अच्छी क्वालिटी अच्छे प्रोडक्ट चीप रेट में मिल जाते हैं। ठीक है, आज हमारे पास मोबाइल है, कितनी सारी कंपनियां हैं, ये सब क्या इंडिया की कंपनी है? नहीं है, बाहर से आ रही है। तो उन्होंने कहा क्यों, और इससे हमें फायदा क्या होता है, अच्छी क्वालिटी मिलती है कस्टमर को, हमारी बढ़ती है, जो हमें अच्छा दे रहा है सस्ता दे रहा है हम लेंगे। तो ऐसे ही उस टाइम कॉर्न लो जो था उसका समर्थन किया गया, इसमें जो और कामगारों को वोट देने से मना किया गया संसद में कि जो मजदूर है वो वोट नहीं देंगे, लेकिन कॉर्न लो स्टार्ट किया जाए, इसमें जो दूसरी कंट्री से जो अनाज आ रहा है उसे बंद कर दिया जाए। अगर ये बंद हो जाएगा तो हमारे यहाँ पे जैसा भी अनाज है ये जो पब्लिक है इसको खरीदना ही पड़ेगा, चाहे हम किसी भी रेट में करें। और संसद को वो कानून पास करना पड़ा। ठीक है, इससे क्या हुआ, श्रमिक वर्ग बहुत नाराज हो गए। इसके बाद हम एक और चीज देखते हैं, लेकिन मूवमेंट कंटिन्यू चलते रहे, वो अपनी डिमांड रखते रहे कि हमारे जो वर्किंग आवर्स है उन्हें कुछ रिड्यूस किया जाए, हमें कुछ फैसिलिटीज दिया जाए और कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारी लाइफ सिक्योर हो सके। समझ में आ रही है बात? इतनी सारी चीजों, इतनी सारी फाउंडेशन के बाद उसी टाइम एक और मूवमेंट चढ़ा जिसे कहते हैं लुडिज्म। लुडिज्म मूवमेंट, ठीक है, ये क्या था? हाँ, ये एक तरीका से ऐसा मूवमेंट था, हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा है यूरोप में जब नए नए इन्वेंशन आए तो लोगों ने अपनी नौकरी खोने के डर से उन इन्वेंशन, उन मशीनों को तोड़ना शुरू कर दिया था। उसी टाइम एक और मूवमेंट चढ़ा जिस 1811 से 1817 तक। इस मूवमेंट ने कहा नहीं, हमें मशीनों से कोई दुश्मनी नहीं है, मशीनें आई है वेरी गुड, हम क्या चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ बेनिफिट्स दिए जाए, ठीक है ना। और जो मशीनों के कारण मजदूर बेरोजगार हो गए उनके लिए भी सरकार कुछ सोचे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा देखिए, पेज नंबर 209 में लास्ट पैराग्राफ में, जनरल नेड लूड, इसे किसने स्टार्ट किया था? नेड लूड, ये इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था, ठीक, और ये आंदोलन चलाया था। इसमें कुछ ऐसा नहीं कहा गया था कि हम उद्योगपतियों का या इंडस्ट्रियलिस्टों का विरोध करेंगे, उसके अगेंस्ट जाएंगे। उन्होंने हमें ये सब नहीं करना है। हमें क्या क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि हमारी फिक्स वो वेजेस की जाए। आजकल है ना, गवर्नमेंट फिक्स कर की है ना सब मजदूरों की कि इससे कम सैलरी नहीं दी जाएगी, मजदूरों को कर दिया गया है। ठीक है, तो उन्होंने कहा ऐसे ही फिक्स कर दी जाए हमारी कि इससे न्यूनतम, इससे नीचे नहीं दी जाएगी। तो हमें मालूम तो होगा कि हमारे क्या है, तो कानून पास किया जाए और कहा जाए कि मिनिमम वेजेस डिक्लेयर करे गवर्नमेंट। क्या करे? मिनिमम वेजेस।
डिक्लेयर करें। दूसरी बात क्या किया जाए कि जो औरतें हैं और जो बच्चे हैं जिनसे डबल काम करवाया जाता है उन पर कंट्रोल किया जाए। जो छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर 9 साल के 8 साल के बच्चों को पकड़ के ये लोग लेबरिंग का वर्क करा रहे हैं, ये थोड़ा सा इन पर कंट्रोल किया जाए। तीसरी बात इन्होंने क्या कहा कि मशीनों के आविष्कार से जो लोग बेरोजगार हो गए उनके लिए कुछ काम ढूंढा जाए, ठीक है, और उनके लिए कुछ मांगे इन लोगों ने बनाई। तो ये मूवमेंट में ये किया गया, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से ऐसे कई मूवमेंट चले। एक घटना और है आपके में, जैसे अगस्त 1819 में 80,000 लोग अपनी बात कहने के लिए, कौन सी बात, कि हम लेबर्स की कुछ डिमांड है, कोई भी चीज मिलती है तो इतनी आसानी से नहीं मिल जाती है। आज हमें अपने इंडिपेंडेंस का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हमें मिल गई आराम से, जबकि इसके पीछे कितने लोगों ने खून बहा, कितने दिनों तक, कितने सालों तक स्ट्रगल किया, तब जाके हमें इंडिपेंडेंस मिली। लेकिन आज हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो क्योंकि हमें आसानी से मिल गई। तो ये जो लॉज बने, है ना, आप मजदूर दिवस मनाते हैं, 1 मई को मनाते हैं, 1 मई को मनाया था ऑनलाइन, है ना। तो ये सब उस इतनी आसानी से नहीं बन गया था, इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया लोगों ने, ठीक है। तो ऐसे कई मूवमेंट चले। इसी तरीके से उन्होंने एक और घटना बताई कि 1819 में 80,000 लोग अपने लिए लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक राइट्स की डिमांड करने के लिए और अपने संगठन ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, उनकी डिमांडें क्या थी, 4 डिमांड्स थी, 4-5 डिमांड, कि हमें डेमोक्रेटिक राइट्स दिए जाए, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन बना सके, हमारी प्रेस को फ्री किया जाए। आजकल हमारी प्रेस फ्री है ना, फ्री का मतलब जानते हो, सेंसरशिप नहीं है हमारे प्रेस माने न्यूज, है ना। तो सेंसरशिप नहीं है उसमें, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है कि नहीं है, बताओ। हाँ बच्चों बोलिए इधर, हेलो, हाँ बताइए, हमारे प्रेस में सेंसरशिप लगी है या नहीं है? पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है? बोलो, इतने सारे बच्चे हैं, बताइए। हमारी प्रेस यस मैम। स्वतंत्र है। एक विशाखा को मालूम है, केवल आस्था को नहीं मालूम। आस्था बताओ बच्चे। हाँ यस मैम। प्रेस कैसी है, स्वतंत्र है या उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है? बोलो। मैम वैसे तो वो स्वतंत्र है। हाँ बोलो। और वैसे तो स्वतंत्र है, पहले उस पे गवर्नमेंट का नहीं, कंट्रोल था, पर फिर हमारी प्रेस स्वतंत्रता के बाद से ही उसे फ्री कर दिया है, उसमें कोई सेंसरशिप नहीं रहेगी। यही रीजन है, जब आप न्यूज देखते हैं ना तो राहुल के लिए भी वो बोलते हैं, देखा आपने, अगर राहुल ने गलती की तो राहुल को लिए यस मोदी के, हाँ मोदी की अगर कोई गलत बात आती है तो मोदी का विरोध करते हैं वो, उनको रोक टोक नहीं है, फ्री है। तो यही चीज इन्होंने कहा कि हमें 4 चीजें चाहिए, 4-5 चीजें। एक तो डेमोक्रेटिक राइट चाहिए, दूसरा हम अपने पॉलिटिकल संगठन बना सके, ठीक है, तीसरा हमारी प्रेसों को, प्रेस जो है उन्हें इंडिपेंडेंट रहने दीजिए, और हम अपनी मीटिंग, पब्लिक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज कर सके। तो ये छोटी छोटी डिमांड लेकर वो लोग इकट्ठे हुए थे, 80,000 लोग, और शांतिपूर्वक जा रहे थे। ये सेंट पीटर्स में, मैनचेस्टर में एक जगह है सेंट पीटर्स, वहां के मैदान पर लोग इकट्ठे हुए थे।
तो वहां पर जो सरकार थी उस टाइम, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से उन्हें मारा और कई लोगों की वहां पर मृत्यु हुई। उन निहत्थे लोगों पर बहुत बुरी तरीके से उनको मारा पीटा गया, वहां से उनको भगाया गया। लेकिन निरंतर इस तरीके से चलते चलते आखिर में कुछ कानून बनाने पड़े गवर्नमेंट को, जो कंटिन्यू ये मूवमेंट चलते रहे, लोग उसके बाद भी नहीं डरे और मूवमेंट करते रहे। तो लास्ट में कुछ कानून बनाने पड़े। अब क्या क्या कानून बनाए उन्होंने? उन्होंने कहा 1819 में कुछ कानून बनाए गए। कब बनाए गए? 1819 में। इन्होंने क्या क्या कहा इस कानून में? उन्होंने कहा कि 9 से कम आयु वाले बच्चे फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। ठीक है, 9 से कम आयु वाले बच्चे फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। ठीक है, कामों के घंटे 14 घंटे निश्चित कर दिया गया। वर्किंग आवर्स कितने घंटे निश्चित कर दिया गया? 14 आवर्स के लिए। ठीक है, 12 घंटे उन्होंने कह दिया कि 12 घंटे तक काम कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद उन्होंने एक अधिनियम भी पारित किया गया जिसमें 1833 में 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे केवल रेशम की फैक्ट्री में ही काम करने की परमिशन दी गई और जो काम करने के घंटे वो भी घटा दिए गए 1833 में और वो कर दिए गए 10 आवर्स तक, यानी 10 घंटे तक ही काम किया जा सकता है। आज कितने घंटे है? कितने घंटे काम करने का है? हाँ, 8 आवर्स। 8 आवर्स से ज्यादा आपसे कोई काम नहीं करा सकता, है ना? तो इस तरीके से कुछ नियम बनाए गए। क्या इन नियमों का कुछ असर हुआ? ये नियम बने, फैक्ट्रियों में लागू भी किए गए, लेकिन हम अगर प्रैक्टिकली देखें तो हमें देखने को मिलता है कि ये केवल कागजों पर ही रहे। फैक्ट्री में वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए गए। क्यों नहीं किए गए? इन रूल्स और रेगुलेशन को देखने के लिए, चेक करने के लिए गवर्नमेंट ने इंस्पेक्टर्स अपॉइंट किए और ये जाते थे फैक्ट्रियों में और रिश्वत ले लेते थे और जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते थे। तो कोई इस कानून से ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। समझ में आ गया? ये सारे चेंजेस आए। अब लास्ट टॉपिक है आपका औद्योगिक क्रांति के विषय में तर्क और वितर्क। क्या इस काल में औद्योगिक क्रांति कहना? विशाखा, आज तुम अटेंडेंस ले लेना, मेरे को व्हाट्सएप में भेज देना सारी। ये टॉपिक और मैं समझा दूं, है ना? तो तर्क वितर्क यानी डिबेट की गई कि इस चीज को जो ये हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नाम देना सही था? क्यों? कुछ लोग बोलते नहीं, गलत है। हम जो ये चेंजेस आए उन्हें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, रेवोल्यूशन मीन्स होता है एकदम चेंज हो जाना, लेकिन जब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की कंडीशन देखते हैं तो वहां पे कोई भी चीज एकदम चेंज नहीं हुई थी। इंडस्ट्री भी धीरे धीरे ही डेवलप हुई थी। कई लोगों ने तो इस तरफ इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। आपने 10th में पढ़ा था कि आदि औद्योगिक काल पढ़ा था 10th में कि उद्योग लगाने के बाद भी कई लोगों ने बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाने से मना कर दिया था। कई सालों बाद ही चेंजेस आए हैं, तो हम इसको रेवोल्यूशन कैसे कह सकते हैं? हम तो रेवोल्यूशन कह नहीं सकते। रेवोल्यूशन मीन एकदम चेंज होना, और जबकि इंडस्ट्री तो धीरे धीरे आई है। तो कुछ इसके फेवर में कहते हैं और कुछ इसके अगेंस्ट में है कि नहीं, इसको चेंज मानना चाहिए। ये बात अलग है कि धीरे धीरे चेंज हुआ है, लेकिन चेंज हुआ है। ठीक, इस तरीके से कहा जाता है। आप देखेंगे ब्रिटेन में औद्योगिक विकास 1815 से पहले की अपेक्षा बाद में अधिक तेजी से क्यों हुआ? ठीक, 1760 के दशक में 1815 तक
ब्रिटेन ने एक साथ दो काम करने की कोशिश की। पहला औद्योगिकरण और दूसरा यूरोप, उत्तरी अमेरिका और भारत में युद्ध लड़ना। तो हम ये भी देखेंगे कुछ जो इंग्लैंड में चेंजेस आए वो बहुत धीरे धीरे आए। यूरोप के लोगों ने इस इंडस्ट्रीज को लगाना इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया, बड़े उद्योगों को लगाना एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसका कारण आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं। क्योंकि मशीन से जो चीजें बनती थी वो एक तरीके से स्टेटस सिंबल नहीं होती थी। ठीक, लोग उनको ज्यादा नहीं पसंद करते थे। जो बड़े बड़े पैसों वाले आदमी होते थे वो हाथ से बनी हुई चीजों को खरीदते थे और दिखाते थे ये हमारा स्टेटस है, हम आपसे अमीर है, हम मशीनों का कपड़े नहीं खरीदते। दूसरा, पॉपुलेशन बहुत थी, कोई इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाने की अपेक्षा लोगों को अपने यहाँ पर, ये सारे कारण आपने 10th में पढ़े हैं। तो इसलिए एक ऐसा वर्ग है जो विरोध करता है कि इस काल को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाए। समझ में आ गया? तो आपका ये चैप्टर खत्म हो गया बेटा।